इजराइल के प्रधानमंत्री मेरे दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू यहां उपस्थित हैं। इजराइल आने के बाद जिस तरह वो मेरे साथ रहे हैं, जैसा सम्मान उन्होंने दिया है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है। ऐसे सम्मान को, ऐसे प्यार को, ऐसे अपनेपन को कभी भी दुनिया में कोई भुला सकता है। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजराइल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक रुचि हर भारतीय के दिल को छू जाने वाली है और वह है भारतीय भोजन के प्रति उनका प्यार। कल रात्रि भोज पर उन्होंने भारतीय भोजन के साथ जो मेरी आवाभगत की, मैं उसे सदैव याद रखूंगा। हम दोनों में एक विशेष समानता ये भी है कि हम दोनों ही अपने अपने देशों की स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। यानी बेंजामिन स्वतंत्र इजराइल में जन्मे और मैं स्वतंत्र भारत में जन्मा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक रुचि हर भारतीय के दिल को छू जाने वाली है और वह है भारतीय भोजन के प्रति उनका प्यार। कल रात्रि भोज पर उन्होंने भारतीय भोजन के साथ जो मेरी आवाभगत की, मैं उसे सदैव याद रखूंगा। हम दो देशों के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भले 25 साल हुए हो, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत और इजराइल कई 100 साल से एक साथ के दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। मुझे बताया गया है कि महान भारतीय सूफी संत बाबा फरीद ने 13वीं शताब्दी में जेरूसलम में रहकर एक गुफा में लंबी साधना की थी। बाद के दिनों में यह जगह एक प्रकार से तीर्थ स्थल में परिवर्तित हो गई। आज भी ये जगह जेरूसलम और भारत के 800 साल पुराने रिश्तों का एक प्रतीक बनी हुई है। 2011 में इस श्राइन के केयरटेकर शेख अंसारी जी को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था और मुझे आज उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत इजराइल का ये साथ परंपराओं का है, ये साथ संस्कृति का है और ये साथ एक दूसरे पर भरोसा और मित्रता का भी है। हमारे त्योहारों में भी
समानता है। भारत में होली मनती है तो यहां परिम मनाया जाता है। भारत में दिवाली मनाते हैं तो यहां हनुका मनाया जाता है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि ज्यूइश पुनरुत्थान के प्रतीक मेकाविया गेम्स का कल उद्घाटन हो रहा है और मैं इजराइल के लोगों को इस खेल के लिए बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि भारत ने भी इस ज्यूइश ओलंपिक खेल के लिए अपनी टीम भेजी है और भारतीय टीम के खिलाड़ी भी इस अवसर पर यहां मौजूद है। मेरी उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इजराइल की वीर भूमि कई वीर सपूतों तथा उनके बलिदान से सिंचित हुई है। यहां इस कार्यक्रम में मौजूद कई ऐसे परिवार होंगे जिनके पास इस संघर्ष की, बलिदान की अपनी अपनी गाथाएं होगी। मैं इजराइल की शौर्यता को प्रणाम करता हूं। उनका ये शौर्य इजराइल के विकास का आधार रहा है। किसी भी देश का विकास, उसका आकार साइज नहीं, उसके नागरिकों का स्पिरिट, खुद पर भरोसा तय करता है। संख्या और आकार उतना मायने नहीं रखता। ये इजराइल ने करके दिखाया है, साबित किया है। इस अवसर पर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट एलिस एस्टन को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्हें इजराइल सरकार ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए सर्टिफिकेट फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया था। एलिस एस्टन को द इंडियन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान उन्होंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल शहर हाइफा को आजाद कराने में भी भारतीय सैनिकों की अहम भूमिका रही थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कल उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा जा रहा हूं। कल रात को मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू के यहां खाने पर गया था। बड़ा पारिवारिक वातावरण था, हम गप्पे मार रहे थे। सुबह 2:30 बजे तक हम बातें करते रहे इंडियन टाइम से। और निकलते समय उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेंट की और जिस तस्वीर में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा जेरूसलेम को लिबरेट कराने का एक बहुत ही हृदयस्पर्शी दृश्य, एक तस्वीर उन्होंने मुझे दी। साथियों, वीरता की इस कड़ी में भी मैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जेफेआर जैकब का भी विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। उनके पुरखे बगदाद से भारत आए थे 1971 में, जब बांग्लादेश उस समय के पाकिस्तान से
अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने ही भारत की रणनीति तय करने और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को समर्पण कराने का अहम भूमिका निभाई। साथियों, ज्यूइश समुदाय के लोग भारत में बहुत कम संख्या में रहे हैं, लेकिन जिस भी क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने अपनी उपस्थिति बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से अलग से दर्ज कराई है। सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति, फिल्म, ज्यूइश समुदाय के लोग अपनी मेहनत के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर आगे बढ़े हैं और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है। मैं देख रहा हूं कि आज के इस भव्य कार्यक्रम में लेकिन इनमें से F-35 को ईरान भेजना बड़ा जोखिम उठाना जैसा है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि इजराइल के इस फाइटर जेट को रोकने के लिए उसके पास रूस वाली गारंटी है। अमेरिका और पश्चिमी मीडिया बार बार इस तरफ इशारा कर रहा है कि ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है, या फिर रूस इसे बहुत ही खुफिया तरीके से ईरान में ऑपरेट कर रहा है। ابتکاراتی الان وجود داره توسط برخی از کشورهای منطقه و برخی از کشورهای فرامنطقه. ما به مشورت‌های خودمون با اون که ما به هر حمله از سوی رژیم صهیونیستی کاملا روشنه. برای هر عملی یک عکس‌العملی خواهد بود از سوی ایران به صورت متناسب و مشابه. सवाल है कि क्या F-35 जैसे खुफिया फाइटर को रूस का S-400 रोक सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल को ईरान पर जवाबी हमला बहुत भारी पड़ सकता है। F-35 दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घातक फाइटर है, जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। ना ही दुश्मन का विमान इसे देख पाता है, ना ही उसके रडार इसे ट्रैक कर पाते हैं। F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 9 टन बम लेकर उड़ सकता है। अगर इजराइल ने इसे लॉन्च किया तो इसके टारगेट पर ईरान के सीक्रेट अड्डे होंगे, तेल के ठिकाने होंगे, ईरान की लीडरशिप होगी। ईरान को भी पता है कि इजराइल का F-35 छुपकर हमला बोल सकता है, कि ईरान के ठिकानों के करीब पहुंचकर ये बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। अब सवाल है कि इसके खिलाफ ईरान क्या रणनीति अपनाएगा? तो जवाब है S-400, जो दुनिया का सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो स्टेल्थ विमानों को भी गिरा सकता है, ऐसा रूस का दावा है। अगस्त में ईरान आए रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु से ईरान ने यही डिमांड रखी थी। ईरान ने रूस से S-400 मांगा था और तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान को S-400 मिल चुका है। ईरान की मांग को लेकर शोइगु ने साफ कहा था कि हम हर क्षेत्र में ईरान से सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब समझ लीजिए कि S-400 को लेकर पुतिन ने क्या फैसला लिया होगा। इस तरह की भी रिपोर्ट आई है कि ईरान में S-400 को ऑपरेट रूस के ही टेक्नीशियन और इंजीनियर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ईरान की फोर्स इस सिस्टम को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएगी।
S-400 दुनिया का शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है। ये स्टेल्थ विमान को आराम से ट्रैक कर सकता है। ये क्रूज और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को भी गिरा सकता है। इसे F-35 का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल के पास करीब 39 F-35 विमान हैं, लेकिन ईरान के हमले में दावा किया जा रहा है कि कई विमान तबाह हो चुके हैं। हालांकि इजराइल का कहना है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में इजराइल अगर अपनी फुल एयर पावर से ईरान पर हमला करता है तो उसके सामने नई नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई की तकरीर शिया समुदाय ही नहीं मुस्लिम जगत के सभी फिरकों और मुल्कों में गूंज रही होगी। इस तकरीर के जरिए चारों तरफ से जंग के हालात से घिरे ईरान ने अमेरिका को भी खुलकर ललकारा है और इसराइल को फिर से चुनौती दी है कि दोबारा हमला हो सकता है। खामेनेई ने कहा कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो इसराइल है। अफगानिस्तान से लेकर यमन तक और ईरान से लेकर गजा तक और लेबनान तक इसराइल ही हमारा दुश्मन है। इसराइल मुसलमानों को बांट रहा है, लेकिन उससे लड़ने के लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा। खामेनेई ने कहा कि इसराइल हमास या हिजबुल्लाह से सामने से नहीं लड़ सका, इसलिए बम गिरा रहा है, नागरिकों को मार रहा है और हत्याएं कर रहा है। तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला में जमा लोगों का जुनून ये बता रहा है कि ईरान की जनता इसराइल से जंग के लिए तैयार है। मुसल्ला नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं। क्या इस तरह से नेतन्याहू पब्लिक के बीच आकर अपना समर्थन जाहिर कर सकते हैं, जैसा आज खामेनेई ने किया? ईरान की न्यूज एजेंसी ने ड्रोन कैमरे से ऊपर से दिखाया ताकि अंदाजा मिल सके कि खामेनेई का ईरान की जनता में कितना प्रभाव है और जनता उनके साथ है। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज के लिए आए थे। 5 साल में पहली बार आयतुल्लाह खामेनेई ने जुमे की नमाज में खुतबा दिया है। 1985 में जब खुतबा दे रहे थे तभी सुसाइड बॉम्बर ने उन पर हमला कर दिया। केवल 3 मिनट के लिए रुके और उसके बाद खुतबा देने लगे। 85 साल की उम्र में खामेनेई ने सबके सामने आकर उस पुरानी याद को भी जिंदा कर दिया। ईरान की तरफ से इस वीडियो का प्रसार पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। जाहिर है वो अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करना चाहता है कि रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई कहीं छिपने नहीं गए हैं। 85 साल की उम्र में बाहर आकर खामेनेई ने उन खबरों को नकार दिया जिनमें बताया जा रहा था कि इसराइल के हमले से बचने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह पर छिपा दिया गया है। यह एक तरह से चुनौती भी है कि हम किसी से नहीं डरते, जान की परवाह भी नहीं करते। 2020 में जब ईरान के सेनाध्यक्ष कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से मारा था, उस समय रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामेनेई ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। उसके बाद हिजबुल्लाह के सबसे बड़े सैनिक कमांडर हसन नसरल्लाह के लिए प्रार्थना सभा को संबोधित किया, खुतबा दिया। दोनों ही मौकों पर खामेनेई की सार्वजनिक उपस्थिति ईरान और लेबनान के लिए काफी महत्व रखती है।
1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी। उसके बाद से ईरान शांत नजर आ रहा था, लेकिन आज ईरान के तेवर आक्रामक हो गए। खामेनेई का संबोधन फारसी में था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान फिर से हमला करेगा। इसराइल ने जो किया है उसके लिए बहुत मामूली सजा दी गई है। एक तरह से खामेनेई ने अपने हमले के फैसले का बचाव किया। तेहरान की इस भव्य मस्जिद में जमा लोगों को संबोधित करते हुए खामेनेई ने कहा कि इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। इस इलाके के पिछड़ेपन का जिम्मेदार इसराइल है। जो देश कहते हैं शांति लानी है, वही इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है। खामेनेई ने यह भी कहा कि इसराइल अमेरिका के समर्थन के दम पर जिंदा है और यह भी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट कहते रहे। अमेरिका इन इलाकों में सरकारें पलटकर यहाँ की संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है। ईरान जल्दी में भी नहीं है, ना ढीला पड़ गया है। समय आने पर राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व मिलकर तय करेंगे कि क्या करना है। खामेनेई ने इससे पहले अपने कई ट्वीट में इसराइल को बार बार ज़ायनिस्ट लिखा है। वे धर्म का रूप देते रहते हैं। ईरान के राष्ट्र شتاء السعودية وصل. شتاء أطول كل سنة. क्या इसराइल कभी भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात का आभास है कि वो किस तरह से दुनिया को प्रलय की तरफ ढकेल रहे हैं? क्या इस वक्त दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट को महसूस कर रहा है? क्या इसराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? सबसे बड़ी सीरिया से खबर आई है कि वहां पर एक इजरायली जहाज को मार गिराया गया है। बहुत डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन अभी यह खबर आई है। इधर हिजबुल्लाह ने हाइफा पर अब तक का कि वहां पर एक इजरायली जहाज को मार गिराया गया है। बहुत डिटेल्स नहीं आई है, लेकिन अभी इसराइल ने नसरल्लाह को मारा तो युद्ध में ईरान आया। ईरान ने इसराइल को दहलाया तो वॉर जोन में अमेरिका आया। अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक? आर पार का युद्ध है ये, अब किसी के रोके ना रुकेगा। हर खेमे में ऐलान हो चुका है, इजराइल और इस्लामिक फाइटर की लड़ाई महायुद्ध में बदल गई है। भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फट रही है। जैसे लेबनान दहल रहा है, वैसे ही इजराइल में कोहराम मचा है। ईरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है। इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। मतलब ये कि महायुद्ध में अब महाशक्तियों के हथियारों की टक्कर शुरू होगी। इजराइल को 181 फतेह मिसाइल हमले से दहलाने के बाद ईरान ने जो ऐलान किया है, उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुल्कों से फौरन रफा दफा होने का फरमान सुनाया है। इजराइल पर हमले का जश्न जिस तरह से ईरान समर्थित लड़ाके मना रहे हैं, उससे सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है। شرشون رو از این منطقه کم بکنن بدون شک
این درگیری ها، این جنگ ها، این برخوردها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن. तेहरान के सीक्रेट लोकेशन से खामनेई के मैसेज आने भर की देर थी कि कई मुल्कों में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इजराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजराइल पर हुए हमले की कीमत तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी की सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। Fog of war was invented for a situation like this. This is a fluid situation. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its अमेरिका के ओपन ऐलान के बाद भी ईरान में जश्न का दौर जारी है। ईरान की सड़कों पर बैनर पोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है। मायने ये कि अब ईरान अपने सभी हिसाब छुपाने के मूड में है, लेकिन सुपर पावर से ईरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा? अमेरिका के हथियारों की काट ईरान कहां से लाएगा? क्या ईरान अरब देशों के दम से अमेरिका इजराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा? ईरान के दुस्साहस की असल डिटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसेज भी सुन लीजिए। मैसेज है सऊदी अरब का, मैसेज है ईरान के लिए, जिसमें साफ कहा गया है कि सऊदी अरब खाड़ी में वॉर टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता। The escalation that we've seen, but I will generally refer anyone who's interested to the Ministry of Foreign Affairs because they are designated to comment on this. However, looking at the global economy as a whole, looking at our region, it is clear is operating at a loss. जिस तरह से इस युद्ध में सुपर पावर अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है, उससे ये तुर्की भी घबराया हुआ है, क्योंकि तुर्की को डर है कि इजराइल का अगला टारगेट वो बन सकता है। सऊदी अरब से साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अरब की खाड़ी में वॉर की टेंशन को और नहीं बढ़ाना चाहता। सऊदी अरब का मैसेज ईरान के लिए अलार्म है, जबकि ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वॉर जोन में आने से दहल गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन को डर सता रहा है कि ईरान के बाद उनका ही नंबर है। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोआन ने अंकारा में अपने भाषण में ये डर बयान किया। अर्दोआन ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी देकर तुर्की को टारगेट बनाने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहा है। İsrail'i durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde तुर्की डरा हुआ है, सऊदी अरब शांति का पैगाम दे रहा है, फिर ईरान युद्ध की ललकार किसके दम से बढ़ रहा है? वॉर जोन में तहलका मचाने की शुरुआत इजराइल कैसे करता है, ये बेरूत की बर्बादी बताती है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक का जवाब इजराइल भयानक पलटवार करेगा, इसमें किसी को शक नहीं। तो क्या ईरान रूस और चीन के बैकअप से अमेरिका से भिड़ने जा रहा है? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का जोखिम किसके कहने पर मोल लिया है? पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहद डरावना है। रूस ने पश्चिम एशिया के युद्ध संकट का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने बाइडेन को जमकर कोसा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने टेलीग्राम पोस्ट में दावा किया, पश्चिम एशिया में बाइडेन पूरी तरह विफल रहे हैं, खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। ये व्हाइट हाउस की समझ से बाहर है। अमेरिका सिर्फ बयान से संकटों को हल करने में लगा है, जो उसके बस का नहीं। इजराइल के हमले के बाद लेबनान को राहत पैकेज भेजकर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। खाड़ी युद्ध में फिलहाल रूस ईरान खेमे में है। चीन पहले ही ईरान को सैटेलाइट डील करके मदद पहुंचा रहा है, लेकिन
लेकिन वॉर जोन में ये दोनों देश ईरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, खासकर चीन। उधर अमेरिका तय कर चुका है कि अब की बार ईरान का पक्का इलाज करेगा। ईरान को घुटनों पर लाने में अमेरिका और इजराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल को हर तरह से मदद पहुंचाता है। हमास पर बरस रहे मिसाइल हो, हिजबुल्लाह के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हो, या फिर हूती विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका हैं। इजराइल सुपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है। ऐसे में ईरान ने अगर इजराइल में घुसकर हमले की हिमाकत दिखाई तो अमेरिका को ईरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे खाड़ी के देशों में हैं, जहां करीब 40,000 जवान तैनात हैं। बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है। बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बहरीन में नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कुवैत, ओमान, इराक, जॉर्डन, फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणु गोदाम है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणु धमाके का एहसास करा सकते हैं। अमेरिका के एटमी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल ईरान के पास नहीं है। चीन जैसे मौकापरस्त दोस्त से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हसरत कभी पूरी नहीं हो सकती। बचे पुतिन तो वो इस युद्ध के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिन्हें दुनिया मोस्ट पावरफुल लीडर कहती है। यूक्रेन की तबाही पुतिन के प्रचंड क्रोध का जिंदा सबूत है। पुतिन का ईरान के साथ युद्ध में आने से एटमी पावर का भी पलड़ा ईरान के हक में चला जाएगा, लेकिन ये युद्ध तब पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा। वजह है एटमी धमाके। अमेरिका के एटम बम का धमाका इस धरती ने एक बार झेला है। परमाणु त्रासदी से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास फिलहाल तो नहीं है। ईरान को जवाब देने से पहले इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या इजराइल ये युद्ध जीतेगा या फिर हारेगा? इन सवालों ने नेतन्याहू को तब परेशान कर दिया और इस वक्त इजराइल के एक साथ सैनिक 1 लाख सैनिक जो है लेबनान बॉर्डर पर खड़े हैं और पहले ही हमले में हिजबुल्लाह ने बड़ा झटका दे दिया है। मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा? ईरान के एक हमले ने 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बल्कि नेतन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। दक्षिण लेबनान में शुरू हुआ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही फंस चुका है। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पार करने वाली इजराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड़ दिया। मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पहले दिन फेल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने वाला ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया, इसका वीडियो भी भेजा। लेकिन जब ईरान 1 अक्टूबर को इजराइल के मिलिट्री बेस पर मिसाइल दाग रहा था, तब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन जारी था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली कमांडो को ओदेसा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक्कर दी है। उसके कई कमांडो मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है। एक
तरफ नेतन्याहू का लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक। इजराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इजराइल को तेहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है। नेतन्याहू इस वक्त कई मोर्चों पर गिर चुके हैं। इस खबर से बाइडेन बहुत ज्यादा बेचैन है और आगे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा इसे लेकर मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन भी टेंशन में है। इस वक्त दुनिया में 4 पावर सेंटर तैयार हो चुके हैं जो इस युद्ध का फैसला करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस, क्या अमेरिका इजराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा? इजराइल की राजधानी तेल अवीव में क्या फैसला होने वाला है? तीसरा शहर ईरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर रूम बड़े फैसले ले सकता है। और चौथा शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ईरान इजराइल के मोर्चे को भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया महायुद्ध के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। बम, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। ईरान के हमले के बाद अब गेंद इजराइल के पाले में और नेतन्याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए, हिजबुल्लाह को कैसे खत्म किया जाए। En el caso de Líbano insistimos en que la invasión terrestre debe detenerse, ya que han llegado informaciones muy preocupantes esta mañana, y España está firmemente comprometida con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta resolución sigue conteniendo a día de hoy todos los elementos necesarios para resolver esta crisis. 2024 में सितंबर का महीना पश्चिम एशिया में नई आग लेकर आया, जब बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महायुद्ध शुरू हो जाएगा? अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या यही से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और इस वक्त दुनिया अलग खेमों में बटी हुई है और अलग अलग मोर्चे पर युद्ध भी लड़े जा रहे हैं। इस वक्त ईरान और इजराइल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी है कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। अमेरिका ने इजराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज की है। बंकर बस्टर से लेकर हर तरह का बम इजराइल को सप्लाई किया गया है। लेकिन 1 अक्टूबर की रात को ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया कि इजराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हथियार ले, कोई भी उसकी ढाल बने। ईरान नसरल्ला से लेकर हानिया सबका बदला अकेले अपने दम पर ले सकता है। अब सब कुछ नेतन्याहू के वॉर रूम पर निर्भर करता है। वो क्या फैसले लेंगे? क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? क्योंकि इजराइल के सामने चुनौती सिर्फ ईरान नहीं बल्कि 4 मैदान है जहां युद्ध एक्टिव मोड में चल रहा है। पहला फ्रंट गजा है जहां इजराइल हमास से लड़ रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान है जहां इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। तीसरा फ्रंट यमन है जहां इजराइल हूती के अड्डों पर बमबारी कर चुका है। अब चौथा फ्रंट इराक बन सकता है, क्योंकि इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया गुट अशद अल शामी भी एक्टिव हो गया है। जब ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही थी, तभी यमन में भी हूती अपनी कुद्स 5 मिसाइल इजराइल पर फायर कर रहे थे। इन्नल क़ुव्वात अल-मुसल्लहत अल-यमनिया तुबारिकु अमलियत अल-वअद अस-सादिक अल-ईरानिय्यत अल-थानिया ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد.
मोर्चे बढ़ने से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की कामयाबी पर सवाल उठने लगे हैं। 1 अक्टूबर की रात ईरान के मिसाइल अटैक ने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका को भी खतरा है कि इजराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इजराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon, and it took almost a month to get ceasefire and end of the aggression on both sides. So I think it's going to take a long time, particularly that ground invasion will involve element of Hezbollah who are very well trained in guerrilla warfare. 2006 में हिजबुल्लाह इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने अपने दम पर इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैकअप चाहता है। नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं। इसे आप नेतन्याहू का ऑपरेशन ऑल आउट भी कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने कर दी इजराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक। सवाल ये भी है कि क्या इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध को इतनी आसानी से जीत सकता है, जबकि इससे पहले वो 2 बार फेल हो चुका है। Israel is triumphant with the success of its assassination of Nasrallah and the entirety of the senior leadership of Hezbollah. So I think that has given it impetus to carry on with what it thinks could be the elimination of Hezbollah, which is almost impossible. ईरान के मिसाइल अटैक के बाद अब इजराइल की मदद के लिए अमेरिका काफी दबाव में है। वो इजराइल के आसपास अड्डों पर फौज और फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है। इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। इराक से लेकर सऊदी अरब और कतर से लेकर कुवैत तक अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं, जहां पर उसके सैकड़ों फाइटर जेट भी तैनात हैं। लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई बॉर्डर पर हो रही। ईरान ने पहली बार दुनिया को बताया है कि उसके पास मिसाइल शहर है। जानकारों का दावा है कि ईरान ने जानबूझकर इजराइल पर हमला करने में देरी की है। दावा किया जा रहा है कि ईरान 2 लाख मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर सकता है। देख लो इजराइल, ईरान के मिसाइल शहर। ईरान अब वो करने जा रहा है जिसका अंदाजा शायद इजराइल को कभी नहीं था। ईरान अब ऐसा हमला करने जा रहा है जिसकी भनक सिर्फ अमेरिका को लगी है। ईरान ऐसा खूनी बदला लेने जा रहा है जो इजराइल के कम से कम 10 शहरों को भस्म कर देगा। क्या ईरान के मिसाइल शहर इजराइल के लिए कयामत बनने जा रहे हैं? जरा देखिए, ईरान के वो मिसाइल शहर जिसका दावा हिजबुल्लाह के बाद अब ईरान ने कर दिया है। ईरान की मिसाइल सुनामी से इजराइल में तबाही। 16 अगस्त को हिजबुल्लाह ने पहली बार अपने 2 मंजिला ऊंचे मिसाइल बंकर को दिखाया और अब लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद ईरानी दूतावास से डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ईरान के पास इतने बड़े और विशाल मिसाइल शहर मौजूद हैं कि इजराइल को पलक झपकते ही तबाह और बर्बाद कर डालेंगे। इससे पहले ईरान ने कभी भी अपने मिसाइल शहरों के बारे में दुनिया को नहीं बताया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान के इन मिसाइल शहरों में कम से कम 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर ली है। ईरान ने बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके। खास तौर से आयरन डोम को ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही न मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला करने जा रहा है जिसके बाद हो सकता है कि इजरायली सेना पलटवार करने के लायक ही न बचे।
जरा देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने क्या दावा किया है। ईरानी दूतावास ने खुलासा किया है कि ईरान में कई भूमिगत मिसाइल शहर मौजूद हैं और वो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करते हैं। ईरान का यह खुलासा स्पष्ट रूप से इजरायल को ध्यान में रखकर किया गया है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान ने अपने भूमिगत मिसाइल शहरों का खुलासा करके इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी गंभीर चेतावनी दे दी है। हानिया के हत्याकांड के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान के कमांडरों को कसम खिला दी थी कि इजरायल से हानिया की हत्या का बदला हर हाल में लिया जाए। पिछले 15 दिनों से खामनेई लगातार ईरान के IRGC के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में खामनेई इजरायल पर मिसाइलों की बरसात करने का आदेश अपने कमांडरों को दे चुके हैं। ईरानी बंकर की ये तस्वीरें साबित करती हैं कि ये सिर्फ सुरंग नहीं है बल्कि मिसाइलों से भरे हुए ऐसे शहर हैं जो इजरायल के लिए किसी कयामत से कम नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ धमकी ईरान को दी है कि अगर इजरायल पर ईरान ने तबाही मचाई तो ईरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायल को जब से ईरान ने मिसाइल शहरों से हमले की धमकी दी है उसके बाद से पीएम नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों और रक्षा मंत्री वो गैलेंट के साथ लगातार मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल को भी लगने लगा है कि ईरान और हिजबुल्ला एक साथ मिलकर उसके ऊपर मिसाइल, रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से भीषण हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायली सेना के इस वीडियो को देखिए जिसमें इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ईरान, हिजबुल्ला और हमास के हमलों से निपटने की तैयारियां देख रहे हैं। अपने टॉप कमांडरों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ आदेश दे दिए हैं कि ईरान, हिजबुल्ला और हमास के साथ मिलकर बड़ा हवाई हमला कर सकता है, जिसको लेकर इजरायली सेना बेहद गंभीर तैयारियों में जुटी है। इस वक्त इजरायली सेना का सारा फोकस गाजा और हिजबुल्ला के हमलों पर है। हिजबुल्ला पिछले 8 दिनों से लगातार इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान के इशारे पर हिजबुल्ला ने हमले बेहद तेज किए हैं, जिसका मकसद इजरायली वॉर प्लान को डिकोड करके ईरान दूसरी तरफ से मिसाइलों की बौछार करना चाहता है। ईरान मिडिल ईस्ट में मिसाइलों के मामले में बेहद माहिर माना जाता है क्योंकि उसकी मिसाइल पावर जबरदस्त है। यहाँ तक कि रूस और चीन भी ईरान की मिसाइल पावर का लोहा मानते हैं। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान के पास लगभग 48 से ज्यादा ऐसे बंकर हैं जिसमें घातक मिसाइलें मौजूद हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान से इजरायल के बीच की दूरी 1700 से 2000 किलोमीटर तक है। ऐसे में ईरान के पास एक ही रास्ता है कि उसे इजरायल पर हमला करने के लिए ऐसी मिसाइल मिले जो इजरायल को एक ही हमले में तबाह करके रख दे। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर ईरान ने अभी तक इजरायल पर घातक हमला नहीं किया है क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को बड़ा हमला करने से पहले पूरी तैयारी करने को कहा है। खास तौर से ईरान को 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलों से रूस और चीन लैस करना चाहते हैं जो इजरायल को बचने का मौका ही न दे। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल के तेल अवीव पर सीधा और बड़ा हमला राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को साफ संदेश दे चुके हैं कि रूस और चीन आखिरी दम तक ईरान के साथ हैं। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में गुप्त मीटिंग हुई जिसमें रूस ने तुरंत ही ईरान की सभी मांगे मान ली हैं। दावा किया गया है कि रूस की तरफ से पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने IRGC के टॉप कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी से मुलाकात की और उन्हें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें देने का रास्ता साफ कर दिया। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद सैन्य परिवहन विमान IL-76 ने रूस से उड़ान भरी जिसने ईरान के गुप्त ठिकाने पर रूसी मिसाइल इस्कंदर को ईरान पहुंचा दिया है। इसके अलावा रूस ने ईरान को उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स PNEWS भी दे दिया है। रूस की इस्कंदर परमाणु क्षमता वाली मिसाइल कुछ मिनट में ही तैयार की जा सकती है। इस मिसाइल के मिलने से ईरान अब इजरायल में घुसकर कभी भी इस्कंदर मिसाइल से हमला कर सकता है, जबकि रूस का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम मरमंग्स PNEWS ईरान को ऐसी क्षमता देगा कि इजरायल के लड़ाकू जेट और मिसाइलें हमला तक नहीं कर पाएंगे। अगर इजरायल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजरायल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजरायल का विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजरायल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर
हमला करने जा रहा है। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटांज परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजराइल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकानों पर 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजराइल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। कुल मिलाकर अब ये साफ हो चुका है कि हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान जबरदस्त तैयारी कर रहा है। ईरान को अच्छी तरह से पता है कि अगर इजराइल ने उसके हमले के बाद बड़ा पलटवार किया तो ईरान का हाल भी गाजा जैसा हो सकता है। इसीलिए ईरान इजराइल से अब आर पार की जंग करने पर आमादा है। AIS Group is a cabinet expert. We can customize cabinets according to your design. In 22 years, we have helped hundreds and thousands of our अटैक से कोहराम मचा दिया है। नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को कैसे आखिर उड़ा दिया। उड़ा दिया इजराइल का मिसाइल हेडक्वार्टर। पिछले 72 घंटे में हिजबुल्लाह के हमलों ने साबित कर दिया है कि जंग के मैदान में हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सेना पर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। इजरायली सेना भले ही दावा करे कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रखी है, लेकिन हकीकत में जमीन पर अब बाजी पलटती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि 11 महीने की जंग में हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू और उनके कमांडरों के वॉर प्लान को डिकोड करके उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी हैं। हिजबुल्लाह का सबसे ताजा हमला इजराइल के सफाद में हुआ, जहां IDF का एक गुप्त अड्डा मौजूद था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने तिब्रियाज झील के उत्तर पश्चिम में स्थित इजरायली सेना के मिसाइल हेडक्वार्टर को भयानक ड्रोन हमलों से तबाह और बर्बाद कर दिया है। IDF के गुप्त अड्डे पर धमाका, मार दिए इजरायली। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हिजबुल्लाह हमले पर क्या दावा कर रहा है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट ने इजराइल के सफाद में मौजूद इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह कर डाला है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल ने सफाद में एक गुप्त मिसाइल अड्डा बना रखा था जिसमें हजारों की तादाद में मिसाइलें मौजूद थी। हिजबुल्लाह ने सटीक और पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर अचानक भीषण ड्रोन हमले किए हैं जिसमें इजराइल के मिसाइल हेडक्वार्टर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। इस हमले में कई इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। إلى داخل قاعدة ثكنة جليلوت وقاعدة عين شيما، وأن عدد القتلى في القاعدتين بلغ 22 قتيلا. इधर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान पर भीषण हवाई हमले करने में जुटी है। पीएम नेतन्याहू भी हिजबुल्लाह के हमलों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने यूरोपियन और मिडिल ईस्ट के टॉप सूत्रों से पता लगाने का दावा किया है कि उसके हमले से इजरायली सेना को भारी नुकसान हो रहा है। अब आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली मिसाइल डिपो को उड़ाने पर और क्या क्या दावे कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 15 सितंबर यानी शनिवार को उसने इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने IDF के तोपखाने और मिसाइल इकाई के मुख्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 11 महीने की गजा और लेबनान जंग में पहली बार इजराइल के गुप्त अड्डे का पता इजराइल के दुश्मनों को लगा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ दक्षिणी लेबनान के अल अहमदी और कफर रुमानी सहित लेबनानी शहरों पर हमले के जवाब के तौर पर भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने उत्तरी कमान के मुख्यालय और 91 डिवीजन के लॉजिस्टिक बेस को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने ग्रेट प्रकार के दर्जनों रॉकेट और ड्रोन से हमले इजरायली सैन्य ठिकानों पर किए हैं। हिजबुल्लाह का हमला होते ही इजराइल के अवीविम, एलिफ्लेंट,
खुराजिम बेरेड, अनमोन, कब्जे वाले शहर सफाद, अमूका, डाल्टन और ब्रिये में जोरदार सायरन बजने लगे थे। वहीं हिजबुल्लाह लड़ाकों ने रौसियत अल आलम में इजरायली सैन्य अड्डे के पास एक इजरायली मरकाबा टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तबाह करने का दावा किया है। अब ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली सेना और नेतन्याहू किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि इजरायली सेना गजा से लेकर लेबनान तक जंग जीत रही है, जबकि इजरायल के मिसाइल हेडक्वार्टर को तबाह करने से पहले हिजबुल्लाह लड़ाके एक बड़े हमले में इजरायल के 22 सैनिकों को मारने का दावा कर चुके हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायली सेना पर ऐसा खूंखार और बेरहम हमला किया कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट के होश वाख्ता हो गए। इजरायल को रत्ती भर उम्मीद नहीं थी कि हिजबुल्लाह तेल अवीव के पास इजरायली सेना के गिलॉट बेस को तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने डंके की चोट पर दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजरायल के 22 सैनिकों को मार डाला है। हिजबुल्लाह को कमजोर समझना शायद इजरायली सेना की सबसे बड़ी भूल साबित हो चुकी है। इजरायली सेना बेशक गाजा के साथ साथ लेबनान पर घातक हमले कर रही हो, लेकिन खुद इजरायल के टॉप सैन्य अफसर चेतावनी दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को हमास समझना इजरायली सेना की बड़ी भूल साबित हो सकती है। हम आपको इजरायल के इजरायली रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक के बयान और चेतावनी दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह के सफाए के चक्कर में कहीं इजरायल का ही सफाया ना हो जाए। रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक का साफ कहना है कि अगर लेबनान से सीधी और बड़ी जंग इजरायल ने की तो हिजबुल्लाह इजरायल के तेल अवीव, गुशदैन को तबाह कर सकती है। इजरायली जनरल ने यहाँ तक कहा कि अगर इजरायल ने लेबनान के साथ युद्ध को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि इजरायली सेना के टॉप अफसरों की बात निरर्थक होती जा रही है। इजरायली चैनल 12 के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली जनरल ब्रिक ने यहाँ तक कह दिया कि हिजबुल्लाह पर हमले का झूठा प्रचार बंद करें, क्योंकि इजरायली सेना काफी छोटी है। इजरायली सेना के पास सिर्फ 6 डिवीजन है जो हमास तक को खत्म नहीं कर सकती है। ऐसे हालात में लेबनान में हिजबुल्लाह से सीधी जंग इजरायली सेना की 6 डिवीजन नहीं कर पाएगी और लेबनान युद्ध इजरायल के वजूद पर बहुत भारी पड़ सकता है। पिछले 100 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजरायल के गिलॉट बेस में हमला करके 22 इजरायली सैनिकों को मार डाला है और अब इजरायल के सफाद में पूरा मिसाइल हेडक्वार्टर उड़ाकर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की हालत खराब करके रख दी है। अब देखना होगा इजरायल हिजबुल्लाह के हमलों का बदला कैसे लेता है। गाजा में इजराइल ने ताजा हमला किया है और इस हमले में 18 लोगों की जान चली गई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में हमले के तेज करने के जो ऑर्डर पास किए हैं उसके पीछे की वजह समझना भी बहुत जरूरी है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए नेतन्याहू ने इजरायली डिफेंस फोर्स को नया ऑर्डर क्या दिया है और कैसे लंबी खींचती जंग को लेकर कहा जा रहा है कि इसका नतीजा बस आने ही वाला है। गाजा में बिछ गई मौत की चादर। नेतन्याहू की फौज का ऑपरेशन सर्वविनाश एक्टिवेट। 18 लोगों की होगी मौत, 40 से ज्यादा हो गए घायल। अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, 80,000 से ज्यादा घायल। दुनिया ने ऐसी क्रूर जंग नहीं देखी होगी। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ताजा हमला किया है। यह हमला दक्षिणी गाजा में हुआ है। इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाकर जबरदस्त बमबारी की है। गाजा के जिस स्कूल में यह हमला हुआ है वहां ज्यादातर विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं। जमीन का सीना चीरकर गाजा में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बता रही है कि ये जंग इंसानियत पर किस कदर भारी पड़ रही है। इसके अलावा खान यूनिस में इजराइल हमास युद्ध से विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए बने एक शिविर को निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू जल्दी में है। गाजा को मिट्टी में मिला देने की जल्दी में नेतन्याहू की फौज ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं। नेतन्याहू की जल्दी की कई वजहें हैं। पहली
वजह 11 महीनों की लंबी जंग से इजराइल की जनता उकता चुकी है। दूसरी वजह नेतन्याहू को लेकर इजराइल की जनता इस पर विमर्श कर रही है कि वो बंधक संकट सुलझाने में फेल साबित हुए हैं। तीसरी वजह नेतन्याहू के खिलाफ उनकी कैबिनेट में भी विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। चौथी वजह नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। पांचवी वजह इंटरनेशनल बिरादरी से नेतन्याहू पर आम फिलिस्तीनियों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वो भी जंग के मलबों में कुछ इस कदर दबे हुए हैं जहां रहना तो छोड़िए, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। गाजा का हाल यह है, वहां जीने के लिए जरूरी चीजें तो लगभग खत्म ही हो गई हैं, मरने के बाद दफनाने तक की जगह भी कम पड़ती दिख रही है। 23 लाख की आबादी हर पल मौत की आशंका में जीने को विवश है। 7 अक्टूबर 2023 से ही गाजा में तकरीबन हर रोज इजरायली ऑपरेशन हो रहा है। युद्ध विराम के लिए कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। फिलहाल ये जंग कब थमेगी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल के तेल अवीव में बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इजराइल में शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने सेना मुख्यालय और दूसरे सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की और गाजा में बंधक बनाए गए 100 से ज्यादा बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ शराया, क्योंकि उन्हें लगा कि युद्ध के दौरान उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद मिलेगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर के एक पुल पर चक्का जाम कर दिया। यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई। ऐलान कर रहे हैं वो हमास का आखिरी आतंकी अब भी